द माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे जो है एक नया खतरा हमारी दुनिया के सामने आता है। और सबसे बड़ी बात हमने इसमें देखा था कि स्कारलेट विच का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, वो बहुत सारे सुपर हीरोज के ऊपर नजर रख रही होती है। और वो सिर्फ इसीलिए नहीं रख रही होती कि वो वापसी लौट आई है, बल्कि वो एक नई एवेंजर्स की टीम बनाने में हैंक पिम की मदद करती है और इस तरह से एक माइटी एवेंजर्स की नई टीम बनती है। दरअसल इस दुनिया में इस वक्त जो मसला हुआ होता है वो एक अजीबोगरीब मैजिशियन की वजह से हुआ होता है जिसका नाम मोड्रेड होता है। एक एल्डर गॉड को जो है समन किया होता है क्विक सिल्वर की बॉडी के अंदर, और उस एल्डर गॉड का नाम होता है किथॉन। और वो सिर्फ यहाँ पे इसीलिए आया ताकि वो हमारे पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस को मिटा सके, और ये सारी की सारी बर्बादियां सिर्फ उसी की वजह से हो रही थी। अब आगे इस कॉमिक्स की शुरुआत होती है क्विक सिल्वर के साथ, जो कि बता रहा होता है कि अगर आप लोग को जानना है तो वो है पीट्रो मैक्सिमोफ और दुनिया मुझे एक स्पीडस्टर म्यूटेंट के नाम से जानती है। और लास्ट थिंग जो मुझे रिमेंबर है वो याद है कि मैं एक चीज़ के पीछे भाग रहा था, लिटरली मुझे उसको जल्द से जल्द लेना ही था। वो नाइट्स ऑफ वंडर गोर में थी और मैं उस पागल इंसान मोड्रेड को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मैं इस चीज़ से रोक रहा था कि ताकि वो डार्क होल्ड की किताब को दोबारा रीअसेंबल ना कर सके। लेकिन हम लोग सक्सेस से बहुत ज़्यादा दूर थे। और इस तरह हम देखते हैं कि क्विक सिल्वर अपनी जो है यहाँ पे कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह से वो जो है अपने पास्ट के अंदर यानी इस सब की कहानी शुरू होने से पहले क्या कर रहा था। और वो यहाँ पे किसी से बात कर रहा होता है और उससे पूछता है और वो बताता है उसको कि क्विक सिल्वर हमें डार्क होल्ड की किताब का आखिरी पन्ना मिल चुका है माय लॉर्ड। तो क्विक सिल्वर बोलता है कि फिर हमें इसमें जो है और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मुझे जल्द से जल्द बताओ। तो वो बताता है जो उससे बात कर रहा था कि वो वेटिकन सिटी की लाइब्रेरी के अंदर है। तो बोलता है कि ठीक है मैं उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जब उससे पहले वो वहाँ पे पहुँचे तो कोड रेड वहाँ पे पहुँच के वो पन्ना ले चुका होता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत देर हो चुकी है मैक्सिमोफ, ये सेक्रेट टेक्स्ट अब ये मेरा हो चुका है। तो वहीं पे वो बोलता है कि अब ऑलमोस्ट मेरे पास हर चीज़ मौजूद है जिसके जरिए मैं डार्क गॉड किथॉन को हमारे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में समन कर सकूं। तो क्विक सिल्वर बोलता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब अभी भी कोई ना कोई चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो बोलता है कि हाँ मुझे सिर्फ कुछ मूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्विक सिल्वर बोलता है कि एरोगेंट फूल, सिर्फ मूवमेंट्स ही जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। नाइट्स बताओ हमें अब कहाँ जाना है। तो बोलता है कि आपको वापसी ट्रांस किया जाना पड़ेगा लॉर्ड मैक्सिमोफ, वो जो है इस चीज़ को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, वो भी माउंट वंडेगोर के पास, और वो जो है डार्क होल्ड की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो क्विक सिल्वर बोलता है कि डार्क होल्ड, तो बोलता है कि ये वही कैरेवान्स है सर, डीप इनसाइड द माउंटेन्स, और ये वही चैम्बर, ये वही जगह है जहाँ पे इस डार्क लॉर्ड ने अपनी इस किताब को लिखा था। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहाँ से उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो वो बोलता है कि नाइट्स क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो, नाइट क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। तो वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है माय लॉर्ड, वो हमें मार डालेगा, आपको हमें बचाना ही होगा। और वहाँ पे क्विक सिल्वर बताता है कि अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो मैंने बहुत सारे लोगों को फेल किया है, मेरे फेलो म्यूटेंट्स, मेरे इनह्यूमन्स और एवेंजर्स, और यहाँ तक कि मेरी अपनी बहन भी, मैंने उन सबको बहुत बुरी तरीके से फेल किया है। लेकिन ये नाइट्स जब मेरे पास आई खबर लेके कि ऐसा कुछ हो रहा है और उनको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैंने उनकी मदद करने से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया, बल्कि मैंने उनको वेलकम किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक चांस ऑफ रिडेप्शन है। इसके ज़रिए मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा हीरो हूँ और जो लोग क्यों सामने मेरी रेपुटेशन बन गई है वो ठीक हो सके। जैसा कि मैं इस माउंट वंडेगोर में पैदा हुआ उसी तरह से नाइट भी इस वंडेगोर के अंदर पैदा हुए थे, और एक तरह से देखा जाए तो ये मेरी लास्ट फैमिली थी जो यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन आज तक। और इसी तरह हम देखते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो यहाँ पे किसी से लड़ रहा होता है, सारे लोगों को मार रहा होता है, वो वही नाइट्स होते हैं जिन्होंने क्विक सिल्वर को उसके बारे में बताया था। और इसीलिए क्विक सिल्वर जब यहाँ पे आता है तो वो उसको कैद कर लेता है। और वहीं पे वो बोवा होती है, वो बोलती है कि पीटरो मेरे बेटे तुम आखिरकार यहाँ पे वापसी लौट कर क्यों आई, ये एक ट्रैप था। तो मोड्रेड बोलता है क्योंकि यही तो प्लान था बोवा, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऑलमोस्ट मुझे हर एक चीज़ मिल चुकी है, सिर्फ इसी की ज़रूरत थी और ये खुद मेरे पास आ गया। अब आपको समझ में बातें आ रही होंगी किस तरह से मोड्रेड ने जो है किथॉन को से कोई सिल्वर की बॉडी में समन किया, क्योंकि उसने इस तरह से इसको यहाँ पे कैद कर दिया है। तो बोलता है कि हाँ मैं इस बात को जानता था कि सिर्फ वर्ड्स के जरिए जो है किथॉन को समन नहीं किया जा सकता है, उसको एक वेसल की ज़रूरत है, उसको एक शरीर की ज़रूरत है, और उसको चाइल्ड ऑफ मैग्डा की ज़रूरत है जो कि खुद अपनी फ्री विल के जरिए इस गार के अंदर आए। और तुम अपनी फ्री विल के जरिए इस गार के अंदर आए थे और अपनी चाहत के लिए, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था।
तो मेरे ख्याल से पीट्रो मैक्सिमोफ, ये तुम्हारी ज़िंदगी की अब आखिरी गलती होने वाली है और इस गलती की वजह से तुम इस दुनिया का अंत करोगे। और क्विकसिल्वर बोलता है कि इस तरह से मुझे सिर्फ आखिरी यही बात याद है और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। और इस तरह से हम शिफ्ट होते हैं माइटी एवेंजर्स की टीम के पास, जहाँ पे हल्क को गुस्सा होता है और बोलता है कि मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पे कौन लेकर आया है, वरना हल्क एक एक को स्मैश कर देगा। तो वहीं पे जो है द वास्प बोलता है कि यार हल्क प्लीज़ काम डाउन हो जाओ, सबके सब काम डाउन हो जाओ, किसी को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। और वहीं पे यूएस एजेंट भी बोलता है कि हैंक पिम आप आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं हमारे साथ। और इस तरह हम देखते हैं कि केसी भी जो है वो भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और हरक्यूलिस भी यहाँ पे जो है हल्क को संभाल रहा होता है क्योंकि वो गुस्से में आ गया होता है। और वहीं पे एमेडियस बोलता है कि डॉक्टर बैनर ये मैं हूँ एमेडियस, आपका पुराना दोस्त, कम से कम मुझे तो पहचानिए। तो वहीं पे विजन बोलता है कि स्कारलेट विच दरअसल सच में यहाँ पे नहीं है, ये उसकी एक एस्ट्रल फॉर्म है, क्योंकि हम देखते हैं कि केसी लैंग जो है उसको बड़े होकर मारने की कोशिश कर रही होती है। तो वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि बस यार अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हरक्यूलिस एमेडियस जो ख़त्म करो इस चीज़ को। और इस तरह हम देखते हैं एक तरफ से जोकोस्टा जो होती है उसने उसको पकड़ा हुआ होता है और एक तरफ से हरक्यूलिस ने, और यूएस एजेंट जो आता है वो उनसे आके भिड़ना शुरू हो जाता है। और वहाँ पे वो बेसिकली जो इनके ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि तुम दोनों इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट से भाग रहे हो और इसीलिए उसके कानून के मुताबिक मैं तुम लोगों को पकड़ता हूँ। तो वहाँ पे जोकोस्टा बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी यूएस एजेंट कैप्टन वॉकर, मेरे ख्याल से ये वक्त सही नहीं है इन बातों के लिए। तो वहीं पे हरक्यूलिस बोलता है कि ये ब्रेनलेस डॉट, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें इस टाइम पे भी ये चीज़ें सूझ रही हैं। और वहीं पे हल्क जो है वो जोकोस्टा को पंच मारता है जिससे वो बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और बोलता है कि डम रोबोट, हल्क के रास्ते से दूर रहो। तो वहीं पे हैंक पिम आते हैं और जोकोस्टा को संभालते हैं और बोलते हैं कि स्टॉप इट ऑल ऑफ यू राइट नाउ, मेरी बात सुनो, तुम लोग को रुकना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो टीम बनी है बेसिकली ये सब एक दूसरे से उल्टा भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ चलना इनका काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो वहीं पे केसी बोलती है कि डॉक्टर पिम क्या वो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर पिम बोलते हैं कि मैंने कहा बस रुक जाओ। तो हरक्यूलिस बोलता है कि ए वेरी वेल पिम, जैसा तुम कहो, लेकिन हल्क इसका हमें कुछ करना ही होगा, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है। और हम देखते हैं कि हल्क जो है उन लोगों से दूर जा रहा होता है। तो हल्क बोलता है कि हल्क को तुम लोगों से कोई चीज़ नहीं चाहिए, हल्क किसी से कुछ नहीं चाहता है, बियर्डमैन मुझसे दूर रहो। तो वहीं पे जो है स्कारलेट विच बोलती है कि पिम मैं हल्क को यहाँ पे एक रीज़न के तौर पे लेकर आई थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वन है और हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तुम इस तरह से उसको नहीं जाने दे सकते हो। तो पिम बोलता है कि जब उसको जाना है तो उसको जाने दो, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे मोड्रेड, बोवा और किथॉन की तरफ शिफ्ट होते हैं और वो बोलता है कि ये वो आर्मी है जिससे तुम्हें डर लग रहा था। तो वो बोलता है कि लॉर्ड किथॉन आप मेरी बात को समझिए, इनके बीच स्कारलेट विच है जो इनका साथ दे रही है। तो बोलता है कि स्कारलेट विच नहीं, सिर्फ उसकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन, और वो भी एक ऐसे बीइंग का शेडो है वो जो कि कम से कम मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। ये एवेंजर्स वो हैं जिनसे मैं पहले मिला था तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, यूनाइटेड थे, इनका एक पर्पस, एक कॉज हुआ करता था। लेकिन ये देखो ज़रा, इनकी तरफ देख के तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ प्योरली केओस हैं और कुछ भी नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग मेरे लिए होने वाला है लेकिन डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और यही वो काम है जिसको करने के लिए मैं इस वर्ल्ड के अंदर दोबारा आया हूँ, इस वर्ल्ड को बर्बाद करके ताकि अच्छे तरीके से बना सकूँ, इस रियलिटी को डिस्ट्रॉय होना ही होगा। और इस तरह मैं आप थोड़ी देर स्टोरी यहाँ पे रोकता हूँ और आपको बताता हूँ कि किथॉन बेसिकली है कौन। तो अब मार्वल कॉमिक्स में जो है एक बहुत ज़्यादा आप लोगों ने गॉड्स के बारे में सुना होगा, जिस तरह ज़्यूस है, ओडिन है, विष्णु है और जो बाकी के हम गॉड्स जो हैं अपने देखते आ रहे हैं। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल हैं, लेकिन इनसे पहले एक और कॉन्सेप्ट हुआ करता था एल्डर गॉड्स का। और एल्डर गॉड्स बेसिकली आप समझ लीजिए जब अर्थ हमारी नई नई बनी थी, जब उसके ऊपर कोई इंटेलिजेंस लाइफ कोई चीज़ नहीं थी, कोई पौधे कोई जानवर कुछ भी नहीं था, तो उस वक्त सिर्फ एक ही बींग्स हुआ करते थे और वो एल्डर गॉड्स होते थे। और एल्डर गॉड्स में से मैं बताता चलूँ, एक एल्डर गॉड आप पहले उसको देख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो कि हमने हरक्यूलिस की सीरीज़ के अंदर देखा था, जो स्क्रल वर्ल्ड पे अटैक करने के लिए जाते हैं, जो अपने आप को एटम द डायमंड अर्ज बुला रहा होता है, जिसको गॉड ईटर के नाम से भी आप जानते हैं। तो बेसिकली वो भी एक एल्डर गॉड था और किथॉन ये भी एक एल्डर गॉड है। और गाया वगैरह ये सब जो है ये एल्डर गॉड्स हैं, लेकिन किथॉन वगैरह जो थे इस एग्जिस्टेंस से मिटा दिए गए थे, उनको कैद कर दिया गया था क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ईविल थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उसकी एक किताब के जरिए, कुछ वर्सेस के जरिए उसको वापसी इस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में बुला लिया गया है। तो अगर आप बात करूं मैं आपसे सिंपली कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि ज़्यूस और ओडिन और ये सारे गॉड अगर एक साथ मिला दी जाएं तो किथॉन का मुकाबला तब भी ये लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एल्डर गॉड जो है वो हमारे नए गॉड से कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैं होप करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इसका ओरिजिन समझ में आ गया होगा कि एल्डर गॉड कौन होता है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, मैं फ्यूचर में नो यूनिवर्स के एपिसोड के अंदर एल्डर गॉड के इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करूंगा और डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि इनका ओरिजिन किस तरह से हुआ, इनके बीच फाइटिंग्स किस तरह से हुई, इनका खात्मा कैसे हुआ था। लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझिए कि एल्डर गॉड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, जो कि ज़्यूस, ओडिन वगैरह इस तरह के कैरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और किथॉन का जब भी नाम लिया जाए तो आप लोग समझ जाएगा कि ये एक बहुत बड़ा मैजिशियन है। एक तरह से ये भी समझ सकते हैं आप कि मैजिक जो है अर्थ के ऊपर इसी की वजह से शुरू हुआ था।
और इस तरह हम देखते हैं कि किथॉन जो है वो फुल स्पीड से जो है उन एवेंजर्स की तरफ उनसे लड़ने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि इस वक्त उसके पास कोई सिल्वर की बॉडी और उसकी सारी पावर्स हैं। तो वो बोलता है कि देखो बोवा, अब ये सब कुछ शुरू हो चुका है। लॉर्ड किथॉन जो है उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, उनको इन चैंपियंस के अराइवल का भी डर नहीं है, और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द उनसे निमट लेंगे और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमें आगे के स्टेप्स के लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। तो वो बोलती बउआ, हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस बात को जानती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कारलेट विच देखती है एक तरफ कि क्विक सिल्वर जो है एवेंजर्स की तरफ जा रहा है, और वो दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमा के देखती है कि हल्क जो है वो यहाँ से दूर भाग रहा है। तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, और इस तरह वहाँ से हम देखते हैं कि स्कारलेट विच दोबारा गायब हो जाती है। और केसी बोलती है कि जॉनस, विजन क्या तुमने देखा? तो बोलता है विजन कि हाँ बिल्कुल केसी, मैंने देखा, डॉक्टर पिम, स्कारलेट विच यहाँ से गायब हो चुकी है। तो वहाँ पे मेडिस बोलता है कि ओ वाह, कितनी ज़बरदस्त बढ़िया बात है, मतलब अभी हमारी टीम पूरी तरह से बनी भी नहीं, अभी हमें इस बारे में भी सही से नहीं पता चला कि इस केओस कैस्केड की क्या वजह है, और हम पहले जो है तकरीबन 3 एवेंजर्स ऐसे ही खो चुके हैं। तो वहाँ पे मेडिस बोलता है कि कम ऑन डॉक्टर, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, वर्ल्ड इस वक्त जो है हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वहीं पे जो है जकोस्टा को जब इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है तो हैंक पिम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जकोस्टा को वो अपनी एक तरह से वाइफ मानते हैं, क्योंकि इसके जो ब्रेन पैटर्न्स वगैरह, इसका जो अपीयरेंस है वो अल्ट्रॉन ने जेनेट वैन डाइन का ही कॉपी करके बनाया था। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बच्चे, कि तुम अपनी दुनिया की परवाह करो और मैं अपनी दुनिया की परवाह करता हूँ। और इस तरह हमें बताया जाता है कि पूरे के पूरे एक दिन के लिए बुक ऑफ डार्क रोड को जो है इस पूरी दुनिया में बहुत जोर जोर से पढ़ा जा रहा था, और इसकी वजह से केओस कैस्केड का असर पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर फैलता जा रहा था। और इस तरह हम साथ में ये भी देखते हैं कि किस तरह से गॉड किथॉन जो है वो पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर चक्कर लगा रहा होता है। ये कहानी इस बार कुछ अलग थी, क्योंकि ये गॉड पागल था और ये अपने इर्द गिर्द के लोगों को बता रहा था कि वो जाग चुका है, और वो इस रियलिटी को अपने नाम में लिख रहा था और हर एक चीज़ को अपनी ही इमेज में बना रहा था। अब जो इफेक्ट थे वो ज़्यादा रैंडम नहीं रहे थे, बल्कि ये यूनिफॉर्म होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि वो अपने साथ साथ इस पूरी की पूरी दुनिया को बदल रहा था, सिर्फ कुछ जगहों को नहीं। हर एक लिविंग थिंग जो थी वो एक ब्रीदिंग केओस बन चुकी थी। और इस तरह हम देख रहे होते हैं कि किस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर वो अजीब व गरीब पौधे उगना शुरू हो जाते हैं जो कि लोगों से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम एक्सकैलिबर टीम के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि बेसिकली यूके की एवेंजर्स आप समझ लीजिए। और इस तरह हम यहाँ से जो है विंटर गार्ड के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि रशियन एवेंजर्स आप समझ सकते हैं। और हम यहाँ पे शी हल्क वगैरह की तरफ भी शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सबका ये एक ही हाल होता है। अब यहाँ पे कोई ऐसी सुरक्षित जगह नहीं थी जो कि इसके हमलों से बच सके। अब इस दुनिया का हर एक कोना ऐसा था जिसको वो छू चुका था, और कोई भी चीज़ अब बचाई नहीं जा सकती थी। और वहीं पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वो जो है अभी भी अर्थ के ऊपर से ये सारी चीज़ों को गौर से देख रहा होता है और बोलता है कि वंडेगो और फाइनल अप्रोच है, स्टार्क माइक्रो बूस्टर साइक्लिंग डाउन। मैंने इसको जो है अपने सैटेलाइट के जरिए पता लगाने की कोशिश करी है, ये पैटर्न्स जो पूरी दुनिया पे वो बनाता फिर रहा है, इसकी जगह एक ही बताई जा रही है और वो वंडेगोर से आ रही है। और अगर अब तक मुझे ये बात पता नहीं चली तो मेरे ख्याल से ये एक तरह का सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश कर रहा है। डिस्प्ले पे मुझे हर 5 मिनट में अपडेट चाहिए, और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो है लैंड करता है अपने पूरे के पूरे उस फैसिलिटी को लेके। तो स्कारलेट विच बोलती है पीछे से देखिए कि आयरन मैन, तो स्टार्क भी यहाँ पे आखिरकार पहुँच ही गया। परहैप्स मैंने इस बार शायद पिम को चैंपियन चूज करने में कुछ जल्दी कर दी। चलो अभी भी बात बिगड़ी नहीं है, 2 परिंदे एक पत्थर के साथ, ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। तो स्टार्क के लिए मैं टेस्ट दूंगी, और हल्क के लिए, हल्क को सिर्फ एक शाइनी सूट दिखेगा जिससे वो उसकी अटेंशन अट्रैक्ट कर सके। और इस तरह से हम बेसिकली देखते हैं कि हल्क जो है वो दूर से देखता है कि आयरन मैन यहाँ पे लैंड कर रहा है। और आपको पता है कि आयरन मैन और हल्क के दरमियान अभी इस वक्त रिलेशन किस तरह से चल रहा है, मतलब वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट पूरा आपके सामने है और अभी तक वो मामला सेट नहीं हुए हैं। तो वहाँ पे जब वो देखता है पलट के आयरन मैन की तरफ, तो बोलता है कि, तो हल्क बोलता है कि क्या, एक रॉकेट और मेटल मैन स्टार्क। और इस तरह हमें बताया जाता है ये नाम ही जो है उसके दिमाग के मेमोरीज को एकदम जगा देता है, उसमें आग लगा देता है। स्टार्क ही था एक आदमी जो रिस्पॉन्सिबल था हल्क को इस प्लेनेट से बाहर निकालने के लिए, प्लेनेट सकार पे भेजने के लिए, उसकी दुल्हन को मारने के लिए यानी कायरा को। और हम देखते हैं कि हल्क को वहाँ से गुस्सा आता है और वो चिल्लाता हुआ आयरन मैन की तरफ बढ़ता है। तो वहीं पर स्कारलेट विच मुस्कुराती और बोलती है कि मेरे ख्याल से मेरा प्लान कुछ ज़्यादा ही काम कर गया है, और वो यहाँ पे इस तरह से गायब हो जाती है दोबारा से। और आयरन मैन बोलता है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे फिगर आउट करना होगा कि इस सबके पीछे कौन है। अगर इस चीज़ में वेंडेगोर इन्वॉल्व है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, हाई एवोल्यूशनरी या किथॉन या मॉडरेट या पपेट मास्टर, या फिर मैक्सिमॉफ खुद भी यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर। लेकिन अगले पल हम देखते हैं आयरन मैन पीछे पलट के देखता है और वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे हल्क जो है वो फुल स्पीड में चार्ज होता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। आयरन मैन सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोल पाता है कि ओह नो, और इसके अगले पल हल्क पहुँचता है, उसको एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि स्टार्क, हल्क तुम्हें इतना क्रश करेगा कि उसके बाद तुम कभी हल्क को हर्ट नहीं कर पाओगे। और आयरन बोलता कि अबे यार तुम दोबारा आ गए, हमारी तो बातचीत हो गई थी ना, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। और वैसे भी यार मेरे पास अभी एक्सट्रीमिस्ट ट्रैक तो मौजूद नहीं है, ऑल सिस्टम्स ब्रेस द इम्पैक्ट, हमें इसको रोकना ही होगा। और यहाँ से ईस्ट की तरफ अगर हम फ्यू माइल्स चले जाएं तो वहाँ पे ये एवेंजर्स की टीम एक साथ जमा हुई हुई है, जहाँ पे जॉन वॉकर बोलता है कि ये जगह तुम्हारी हुआ करती थी, लेकिन आज जो है ये जगह बदल चुकी है और ये तुम्हारी नहीं है, और इस वक्त ये एवेंजर्स का हेड क्वार्टर है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई।
और वहाँ पे जो आदमी उसका मालिक होता है बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैं समझ गया आपकी बात, अब तुम यहाँ से जाओ ताकि मेरे लोगों को थोड़ी सी प्राइवेसी मिल सके और हम लोग यहाँ काम की बात कर सकें। समझ में आई? और हम देखते हैं कि यूएस एजेंट का ये जो एटीट्यूड है, आप जब ये कॉमिक से एंड तक जाएंगे तो आपको यूएस एजेंट का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले यूएस एजेंट का मैंने कोई कॉमिक शेयर नहीं करा है और हमें यहाँ पे मौका मिला है इसके कॉमिक्स पढ़ने का। तो आप जब तक ये कॉमिक्स का एंड देखेंगे तो आपको यूएस एजेंट जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कैरेक्टर लगने लग जाएगा। तो हरकुलिस बोलता है, क्या ये वो तरीका है जिस तरह से एवेंजर्स अब बात करते हैं लोगों से? मुझे नहीं लगता ये तुम ये ठीक कर रहे हो। तो हेमेडिस बोलता है कि हर छोड़ो ना यार, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो जो करना है उसको करने दो, हमें जो है इस वक्त मिशन के ऊपर ध्यान देना होगा, हम दोनों को ही। तो वहीं पे वास बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जे, मैं पूरा का पूरा वर्क स्टेशन यहाँ पे अपने साथ लेकर आया हूँ, बस मुझे इसको एक बार बड़ा करना है और तुम्हें मैं फ़ौरन से ठीक कर दूंगा। तो वहीं पे केसी बोलती है कि देखो आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि स्कारलेट विच हमारे सामने आ गई, जो कि क्लिनिकली इंसेन है। वो एक ऐसी औरत है जो कि रियलिटी को रीराइट कर सकती है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सारा काम भी उसी ने किया है और वो खुद हमें यहाँ पे नचा रही है। और तुमने उससे ये तक नहीं पूछा कि वो हमें यहाँ पे क्यों एक साथ जोड़ना चाह रही है और वो हमारी मदद क्यों कर रही है और वो वापसी लौट के क्यों आई है। तुमने इससे कोई सवाल नहीं करा और तुम सिर्फ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हो। तो वहाँ पे वो जो आदमी होता है इस जगह का मालिक, वो बोलता है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, ये मैक्सिमम बच्चे बहुत ही बड़े ट्रबल हैं। मेरे दोस्त ने जो है कुछ टाइम पहले ही डार्क होल्ड के अंदर जाते हुए एक आदमी को देखा था और वो भी एक मैक्सिमॉफ था, और वो यहाँ पे क्विक सिल्वर की बात कर रहा होता है। और वो आदमी बोलता है कि अगर मेरी सलाह मानो तो उन लोगों से दूरी रहो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वहीं पे विजन बोलता है कि द डार्क होल्ड, जिसका तुमने अभी जिक्र करा है, मेरे डेटा के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी किताब है जो कि काफ़ी अनहोली है और दुनिया भर का केओस मैजिक इसी से जन्म लिया था। तो बोलता है कि नहीं, मैं उस डार्क होल्ड की नहीं बल्कि डार्क होल्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि उस कैरेवान माउंट वंडेगोर के अंदर एक जगह है। और वहीं पे जावेद बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की साबित हो सकती है, मुझे मास्टर हैंक को ये बताना चाहिए। और वहीं पे वो आता है और बोलता है कि मास्टर पिम, मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि, लेकिन हम जब देखते हैं कि जारविस वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसको कुछ देख के अजीब सा लगता है, लेकिन वो इतना अजीब सा होता नहीं है जितना जारविस को लग रहा होता है और जितना आप लोगों को भी लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर पिम बेसिकली उसको जो है मरम्मत उसकी कर रहे होते हैं। तो वहीं पे हैंक पिम वापसी बाहर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना लोगों, हमने थोड़ी सी देर कर दी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि जारविस हमारा साथी जो है वो यहाँ पे मौजूद रहेगा, वो यहाँ पे उस लड़के और जकोस्टा के ऊपर नजर रखेगा। तो मैडी बोलता है कि लड़के से तुम्हारा क्या मतलब है? वेट अ मिनट, मैं हरकुलिस के साथ जाऊँगा जहाँ कहीं भी जाऊँगा। तो बोलता है कि नहीं जो, इस वक्त तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो, मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि जकोस्टा की रिकवरी को मॉनिटर करे, और वो सिर्फ तुम ही हो। तो बाकियों की अगर बात की जाए तो मैंने बहुत सोचा है और मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी हैं इस दुनिया को बचाने के लिए, और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी जे, समझी तुम? तो वो बोलती है कि बिल्कुल डॉक्टर पिम, जैसा आप कहें, और आप लोग को अब आगे बढ़ना चाहिए, गुड लक। और दूसरी तरफ हम लोग शिफ्ट होते हैं वंडरगोर की, जहाँ पे हल्क और आयरन मैन, उनके बीच तो ज़बरदस्त किस्म की फाइट चल रही होती है। और आयरन मैन बोलता है कि हल्क मेरी बात सुनो, हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी फोर्स है जो कि काम कर रही है और हमें उसको रोकना होगा मिलके। और वहीं पे हल्क बोलता है कि हाँ सही कहा तुमने, यहाँ पे एक ग्रेटर फोर्स मौजूद है, और वो जोर से अपने थंडर क्लैप करता है जिससे आयरन मैन दूर उड़ के जाता है, और वो बोलता है कि हल्क ही वो ग्रेटर फोर्स है जो यहाँ पे मौजूद है। तो आयरन बोलता है कि अबे यार मेरा वो मतलब नहीं था, तुम तो यार। और यहीं से हम जो है एवेंजर्स की टीम के पास शिफ्ट होते हैं जो कि उस कैरेवान के अंदर जा रहे होते हैं, और यूएस एजेंट बोलता है कि मैं तो समझा था कि तुम सारे लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का दिमाग है और इंटेलिजेंट लोगों में से एक हो, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगे कि अगर हमें एक जगह पे पता करने के लिए जाना है तो हम फ्रंट गेट से क्यों जा रहे हैं? क्या यही तुम्हारी स्ट्रेटेजी है? मतलब मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। तो हैंक पिम बोलते हैं कि जॉन, इस वक्त दुनिया ख़त्म हो रही है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम चीज़ों को जो है नज़ाकत से करें। तो जॉन वॉकर बोलता है कि बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है कि अब हमारा साथ बहुत बुरा होने वाला है पिम, लेकिन खैर है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि विजन, हरकुलिस, केसी लैंग, यूएस एजेंट और द वास्प यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पे वो अपनी गन निकालता है और बोलता है कि मेरे पास तो M9 सेमी ऑटोमेटिक गन है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलता है कि मेरे पास ये स्ट्रिंगर है, ये मेरी बायो एनर्जी को फोकस करके एक स्टंटफुल बीम बनाता है। तो बोलता है कि स्टंट बीम, सीरियसली? अभी तुम कह रहे थे कि हमारे पास नज़ाकतों के लिए टाइम नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जब उस कार के अंदर घुसते हैं वहाँ पे अजीब व गरीब हर तरफ जो है चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और विजन बोलता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं ये मेरी फाइल्स के अंदर किसी भी लैंग्वेज से मैच नहीं करती हैं। तो वहीं पे हरकुलिस बोलता है तो फिर तो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है कि हमने अमेडियस को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अमेडियस जो है हर तरह की ज़बान को आखिरकार ट्रांसलेट कर ही लेता है। तो वहीं से आवाज़ आती है कि हाँ सच में तुम लोगों के लिए बहुत अफसोस की बात है, वरना तुम लोग इस पर लिखी हुई वार्निंग्स को पढ़ लेते और यहाँ से वापसी चले जाते और डार्क होल्ड में कभी घुसने की कोशिश नहीं करते, वो भी अपनी फ्री विल के साथ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मोड्रेड मौजूद होता है और वो अपना स्पेल पढ़ना शुरू करता है, और वहाँ से पीछे से बोवा चिल्लाती है कि वो दीवारें एवेंजर्स, उन दीवारों से दूर रहो, क्योंकि हम देखते हैं कि उन दीवारों के अंदर से अजीब व गरीब मॉन्स्टर्स निकलना शुरू होते हैं। तो वहीं पे वो बोलता है मोड्रेड के बोवा, मुझे इस बात पे अफसोस ना करवाओ कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, और अब देखो कि किस तरह से ये माउंट वंडेगोर के नए नाइट्स जो उसको बचाने के लिए आए हैं उनका क्या हाल होता है, ये भी पिछले वालों की तरह सिर्फ गिरेंगे ही ज़मीन पे और कुछ नहीं होगा। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि मोड्रेड एवेंजर्स वही हमारा टारगेट है, हम क्विक थंब रूल अप्लाई करेंगे,
ये बात याद रखना कि जब भी तुम मैजिक के खिलाफ लड़ रहे हो तो स्पेल कास्टर से निमट लो और स्पेल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो जॉन वॉकर बोलता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर गर्दन उड़ा दो तो बॉडी का फिर कोई काम ही नहीं रहता है। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ ये बात तुम हमारे ग्रीक मैथोलॉजी वाले हाइड्रा से कह के देखो, गर्दन वाली, तो तुम्हें पता चल जाएगा। और केसी बोलती है कि जॉनस तुम इनके आर पार चले जाओ। तो बोलता है कि नहीं, किसी रीजन की वजह से मैं इनके थ्रू फेस नहीं कर सकता हूँ। तो वास बोलता है कि हाँ ये मैजिक है, इसी की वजह से। तो बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है स्टंट बीम के अलावा? तो बोलता है कि मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह वो लोग लड़ना शुरू करते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि हल्क जो है उसका पूरा का पूरा रॉकेट उठाता है और बोलता है कि स्टॉप, तुमने हल्क को स्पेस के अंदर भेजा रॉकेट के अंदर रख के, और तुम्हारे रॉकेट ने मेरी बीवी कायरा को मारा, और ये रॉकेट के जरिए, और हल्क अब इसी रॉकेट का इस्तेमाल करके तुम्हें मार डालेगा। तो आयरन मैन वहाँ पे नीचे गिरा हुआ बोलता है कि एक्चुअली हल्क ये जो है रॉकेट नहीं, ये एक रॉकेट बूस्टर है, टू बी प्रिसाइज ये स्टार्क माइक्रो बूस्टर है, और इसके अंदर से अभी इस वक्त इतना हाई यील्ड प्रोपेलेंट निकल रहा है कि उसके जरिए तुम मार्स जाके वापसी भी आ सकते हो। आर्मर शील्ड्स अप। और इस तरह हम देखते हैं कि आर्मर अपने शील्ड्स को बनाता है और उस प्रोपेलेंट को जो है फायर करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो रॉकेट पकड़ा हुआ था उसके जरिए वहाँ पे उस बहुत बड़ा एक धमाका होता है। और इस दुनिया के अलग ही हिस्से में हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जो है लॉर्ड किथॉन भाग रहा होता है और एकदम बोलता है कि वंडरगोर, आखिरकार वंडरगोर के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है एवेंजर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं तो उसको इस चीज़ की भनक लग गई होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोग के ऊपर ये मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो पीछे नहीं हट रहा होता है और सब जो है ज़बरदस्त तरीके से अपना अपना फुल पोटेंशियल दे रहे होते हैं। और वहीं पे जो है मॉडरेट उनको देख रहा होता है और बोलता है कि काफ़ी चालाक इंसान है, लेकिन शेम ये है कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता। तो बोबा बोलती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो वहीं से मॉडरेट बोलता है कि मेरे ख्याल से डॉक्टर पिम आपको सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आप मेरी आर्मी से निमट भी लेते हैं तो क्या आप मेरे सामने खड़े हो पाएंगे? कोई चांस ही नहीं है। मैं जो हूँ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ डार्क होल्ड बन चुका हूँ। हर एक चैप्टर, हर एक वर्ष अब वो मेरे जिस्म के ऊपर मौजूद है। मुझे इस अर्थ के ऊपर अब किसी शक्ति से डर नहीं लगता है, खासकर एक ऐसी बकरी से जो कि खाली किताब लेके मुझ पे हमला करने के लिए आ रही हो। रियली बोवा, तुमने क्या सोचा? और हम देखते हैं कि बेसिकली वो बोवा जो है इसको इस किताब के जरिए मार रही होती है, लेकिन वो बोलता है क्या तुमने वाकई में सोच लिया कि तुम मुझे पीछे से मेरे पर वार करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स हूँ इस अर्थ के ऊपर। तुम्हें क्या लगा कि मुझे ये नहीं पता चलेगा? लेकिन हम देखते हैं इससे पहले कि ये वो बात बोले तो पीछे से एक और अटैक होता है उसके ऊपर और वो दूर जाके गिरता है। तो हरक्यूलिस बोलता है कि बहुत ज़बरदस्त शॉट था पिम। तो डॉक्टर पिम बोलते हैं कि ये मैंने नहीं करा है। तो केसी बोलती है तो फिर ये किसने करा अगर आपने नहीं करा? तो बोलता है कि ये तो एक रिपल्जर रे थी, क्योंकि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये रिपल्जर रे किसी और ने नहीं बल्कि आयरन मैन ने मारी होती है, और वो यहाँ पे साथ में अपने ब्रूस बैनर को लेकर आया होता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि उसने हल्क की इतनी बुरी हालत करी है कि वो वापसी ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो गया और बेहोश हुआ है। तो वो बोलता है कि आई बिलीव तुमने किसी को खो दिया था, और वो हल्क को यहाँ पे लाके पटकता है। तो विजन बोलता है कि आयरन मैन। तो आयरन मैन बोलता है कि जेंटलमैन स्टेचर, अगर तुम में से कोई माइंड ना करे तो मेरे ख्याल से इस टीम को अब मुझे लीड करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग कुछ खास काम नहीं कर रहे हो। और इस तरह हम देखते हैं कि अब आयरन मैन भी जो इस टीम में आ चुका है, और आयरन मैन का एटीट्यूड तो आपको पता है कि वो किसी के पीछे चल नहीं सकता है। तो वो यहाँ पे बोलता है कि मुझे अब इस टीम को लीड करना होगा, क्योंकि तुम लोग कोई खास काम नहीं कर रहे हो, और आपको सबको पता है कि आयरन मैन से इस वक्त यहाँ पे किसी की भी नहीं बनने वाली। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे बोवा जो है उस किताब को पढ़ रही होती है और बोलती है कि नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये बिल्कुल काम करिए जैसा तुमने कहा था। मुझे इस बात पे काफ़ी खुशी है कि ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे काम आ गई है। तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए पीटरो। और इस तरह हम देख रहे होते हैं कि बेसिकली पीटर मैक्सिमॉफ यानी क्विक सिल्वर जो है अब वो इस किताब के अंदर उसकी रूह कैद हो गई, और वो इस किताब के जरिए बोवा से बात कर रहा है और बोलता है कि इस सबसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बोवा, मुझे आप दूसरों के पास लेके चलिए, मुझे उनसे बात करनी होगी, क्योंकि उनमें से किसी न किसी को ज़रूर पता होगा कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए। टू बी कंटिन्यूड।